खुशी मिल गई आपको? अपनी करनी का अंजाम देख रहे हैं ना आप? मैं क्या कहूं राज, मैं सच भी कहूंगा तब भी तुम मेरा यकीन नहीं करोगे। यकीन करने के लिए बचा क्या है भाई साहब? आपसे मेरी खुशियां देखी नहीं गई ना भाई साहब। आपने सोचा था कि शालिनी को मार देंगे तो मैं आपकी जिंदगी में वापस लौट आऊंगा। गलत सोचते हैं भाई साहब आप, बिल्कुल गलत सोचते हैं आप। अब आप जिंदगी भर अपने भाई के प्यार के लिए तरसेंगे, लेकिन वो प्यार आपको कभी नहीं मिलेगा। पहले मैं आपसे नफरत करता था भाई, लेकिन अब मैं आपसे घिन करता हूं। मेरा यकीन करो राज, मेरे आदमियों ने शालिनी को नहीं मारा है। झूठ बोलते हैं आप भाई साहब, झूठ बोलते हैं आप। शालिनी आपके रास्ते का कांटा थी, इसलिए उस कांटे को आपने रास्ते से हटा दिया। मैंने शालिनी को मारने का प्लान जरूर बनाया था, इससे पहले कि मेरे आदमी कुछ करते किसी और ने उसे मार डाला। भाई साहब ये मत समझिए कि मैं यहां आपसे हमदर्दी जताने आया हूं। मैं यहां आपका अंजाम देखने आया हूं, और ये तो कुछ नहीं भाई साहब, आपका अंजाम इससे भी बुरा होगा। शट अप राज, अपने बड़े भाई से बात करने का सलीका भी भूल गए तुम। आज तो मैं आपसे बात करने का सलीका भूल गया भाई साहब, कल शायद आपको भी भूल जाऊंगा। भूल जाओ मुझे, भूल जाओ अपने भाई को। मुझे भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। भाभी और डॉली के प्यार ने मुझे आपसे जोड़ रखा है भाई साहब, वरना मैं कब से आपसे रिश्ता तोड़ चुका होता। मेरी एक बात याद रखिएगा भाई साहब, आप अपने बारे में सोचे या ना सोचे इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भाभी के बारे में जरूर सोचिएगा, क्योंकि वो आपकी पत्नी है और पत्नी मुंह से कुछ नहीं कहती, लेकिन जब उसके दिल से आह निकलती है ना भाई साहब, तो बड़े से बड़ा रुस्तम भी अपने रास्ते से हट जाता है। याद रखिएगा मेरी बात। राज, राज सिर्फ इतनी सी तकलीफ पर इतना परेशान हो गए? अगर मैं मर जाऊं तो? खबरदार, तुमने आइंदा जो ऐसी बातें की तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा, कह रहा हूं तुमसे। अरे बाप रे, इतना गुस्सा! राज, जानते हो गुस्से में तुम कुछ ज्यादा ही हैंडसम लगते हो। जिस दिन मुझे सचमुच गुस्सा आ गया ना, उस दिन बहुत पछताओगी तुम। अच्छा, क्या कर लोगी गुस्से में? मार डालोगी मुझे? मैं कुछ भी कर सकता हूं। कुछ भी? हाँ कुछ भी। कुछ भी? हाँ हाँ कुछ भी। कुछ भी? हाँ किसी भी? शालिनी, अगर मुझे पता होता कि भैया हमें जुदा करने के लिए तुम्हें मार डालेंगे तो मैं उनकी बात मान लेता। कम से कम तुम मुझे छोड़ के तो नहीं चाहती। शालिनी, तुम्हारे लिए मैंने बुराई का रास्ता छोड़ा, अपना घर छोड़ा, और तुम ही मुझे छोड़कर चली गई। मैं नहीं जी सकूंगा तुम्हारे बगैर शालिनी, नहीं जी सकूंगा मैं तुम्हारे बगैर। कौन हो तुम और क्या पूछना चाहती हो? डीके साहब, मैं प्रेस रिपोर्टर मोना हूं। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। पूछो। डीके साहब, आप पर जो इल्जाम लगाया गया है वो कहां तक सच है? अगर मैं कहूंगा कि यह इल्जाम झूठा है तो तुम कहोगी कि हर मुजरिम यही कहता है, और अगर मैं कहूंगा कि यह इल्जाम सच है तो तुम कहोगी मैंने ऐसा क्यों किया। वाह, आप मेरे सारे सवाल जानते हैं, तो इन सब सवालों का जवाब भी दे दीजिए। मेरा सिर्फ एक जवाब है, सच्चाई जब खुलकर सामने आती है तब अच्छे अच्छों की जबान बंद हो जाती है। सच्चाई का इंतजार करो। इसका मतलब शालिनी का खून आपने नहीं कराया? मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता। डीके साहब, मुझे एक बात और बताइए। लोग आपको अंडरवर्ल्ड डॉन कहते हैं, मुंबई की जबान में भाई। कौन कहता है? उसे लेके आओ मेरे सामने, मैं उसे बताता हूं मैं कौन। देखिए डीके साहब, माफ करना, मैंने आपकी दुखती रग पर हाथ रख दिया। मोना, आप चाहती क्या है? आप
आप मुझसे सवाल पूछना चाहती हैं या मुझे खुद एक सवाल बनाकर आप जनता के सामने पेश करना चाहती हैं? डीके साहब प्लीज देखिए, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। आप जा सकती हैं। विजय, कहावत है ना कि चालाक कौवा हमेशा गंदगी पे बैठता है। डीके ने आज ये बात साबित कर दी है। उसने अपने वकील को उसकी जमानत देने के लिए मना कर दिया था। उसने सोचा था कि कानून के शिकंजे से वह बच जाएगा, लेकिन आज बात यहां तक पहुंच गई कि कानून से रिहा होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है उसके लिए। ज्यादा से ज्यादा कुछ सालों की सजा हो जाएगी उसे विशाल, जो डीके के लिए बहुत कम है। अगर मैं होता ना जज, तो मैं उसे ऐसी सजा देता कि अगर वो मौत की तरफ भी बढ़ता ना तो मौत उसे नहीं मिलती, और अगर वो जिंदा रहना चाहता ना तो जिंदगी से उसे नफरत हो जाती, और जब वो मरता ना तो कुत्ते की मौत मरता। ऐसे लोगों का यही हाल होता है विजय। कई लोगों का खून है उसके सर पर, कितनों की बद्दुआएं राहें लेकर वो जी रहा है। ऐसे लोग जब मरते हैं ना तो मौत भी आसानी से नहीं आती है। मुझे तो इस बात की खुशी है कि हमेशा कानून को एक खेल समझने वाला डीके, उसी की जिंदगी आज एक खेल बन चुकी है। इतना बड़ा गम पाकर यह खुशी किस काम की? अगर मुझे पता होता ना विशाल की डीके को जेल में भेजाने के लिए किसी की बलि की जरूरत है, मगर अपनी बेटी को तो बचाता। हमारी जिंदगी का मकसद था कि डीके को उसके किए की सजा मिले। वो मकसद तो पूरा हो ही जाएगा। मैं शुक्र करता हूं कि करण ने डीके को नहीं मारा, वरना डीके के लोग करण का हिंदुस्तान में जीना दुश्वार कर देते। अब मेरा बेटा मेरे पास रहेगा विजय। इसका फायदा क्या? क्या फायदा विशाल? तुम तो उसके सामने आने से डरते हो, सच्चाई का सामना करने से डरते हो। विशाल, जब तुम्हारा मकसद तुम्हारे इतने करीब है, तुम जाकर करण से सब कुछ सच सच क्यों नहीं बता देते? कितना बदनसीब हूं मेरे दोस्त, कितना बदनसीब हूं मैं कि मेरा बेटा मेरे सामने है और मैं उसे सीने से नहीं लगा सकता। करण, मिस्टर विशाल, आप यहां? करण, आज मैं तुम्हें जिंदगी की वो सच्चाई बताना चाहता हूं जिससे सुनकर तुम्हें खुशी भी होगी और शायद दुख भी उतना ही हो। देखिए मिस्टर विशाल, मैं आदमी टेढ़ा जरूर हूं, लेकिन बातें सीधी करता हूं। घुमा फिरा कर बात कहने से अच्छा होगा कि जो भी कहना चाहते हैं आप साफ साफ कहिए। जब तुम हिंदुस्तान वापस आए तो डीके को मारना तुम्हारी जिंदगी का मकसद था, लेकिन आज अपने बाप की तलाश तुम्हारी जिंदगी का पहला और आखिरी मकसद बन गया। और वो मकसद अभी तक पूरा भी नहीं हुआ। वो मकसद ही मेरी जिंदगी है। करण, जब तक खुद अपनी आंखों से ना देखो तब तक कानों से सुनी बातों को कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। तुम सोचते हो कि तुम्हारी माँ और बहन की मौत का जिम्मेदार तुम्हारा बाप है, ये बात गलत है करण। हकीकत तो यह है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बाप की मजबूरी को समझने की कभी कोशिश ही नहीं की। लेकिन आप ये बात कैसे कह सकते हैं जब ये बात मैं खुद नहीं जानता? क्योंकि मैं तुम्हारे बाप को जानता हूं। कौन है मेरा बाप? बताओ कौन है मेरा बाप? पहले अपने बाप की मजबूरी समझ लो करण, शायद तुम्हारी गलतफहमी दूर हो जाए। क्या मजबूरी हो सकती है? हाँ, क्या मजबूरी हो सकती है? मैं तो बस सिर्फ इतना जानता हूं कि मेरे बाप ने मेरी माँ पर जुल्म किए हैं, उसे दर बदर के ठोकरे खाने पर मजबूर किया है, उसे उस मकाम पर लाकर खड़ा कर दिया जहां वो औरत इतनी मजबूर हो गई कि उसे अपने ही बेटे को किसी गैर के गोद में डालना पड़ा। माँ बाप रहते हुए भी मैं यतीम हो गया। इन सब बातों का जिम्मेदार मेरा बाप है, सिर्फ मेरा बाप। अगर वो मेरे हाथों में आ गया तो क्या करोगे तुम? सामने आए तो बता दूंगा क्या करूंगा मैं। तो तुम्हारा बाप तुम्हारे सामने खड़ा है करण, जो करना है कर ले। तुम मेरे बाप हो? हाँ करण, मैं वो बाप हूं जिसे अपने बेटे को बेटा कहकर गले लगाने के लिए न जाने कितना तड़पना पड़ा है। मेरे गले लग जा बेटा। तुम जैसे बाप को गले नहीं लगाना चाहिए, बल्कि गला काट देना चाहिए। गला काट देना चाहिए तुम्हें।
चला गोली करण, चला चला। हाथ क्यों कांप रहा तेरा? चला गोली, चल। विजय, विजय, विजय। अरे विशाल, क्या बात है, काफी परेशान दिख रहे हो। विजय, परसों से जो मेरे दिल में एक तमन्ना थी, वो तमन्ना आज पूरी हो गई विजय। कौन सी तमन्ना? करण को पता चल गया है कि उसका बाप कौन है। क्या? हाँ विजय, तेरे कहने पर मैं हिम्मत तो कर लिया करता था, लेकिन किसी न किसी मोड़ पर आकर मेरी हिम्मत टूट जाया करती थी। लेकिन आज मैंने हिम्मत करके उसे सब कुछ बता दिया। क्या रिएक्शन था उसका? उसने मुझे मारने के लिए रिवॉल्वर निकाल ली विजय, लेकिन गोली नहीं चला सका, उसका हाथ कांप गया। आखिर खून अपना रंग दिखा ही गया। तुम्हारा बेटा है ना, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुमसे वो दुश्मनी निभा रहा था, तुम्हें मारना चाहता था, लेकिन ऐन वक्त पर उसने अपना इरादा बदल दिया। ये तो खुशी की बात है। हाँ विजय, मैं खुश तो हूं, लेकिन करण गुस्से में न जाने कहां चला गया, न जाने क्या कदम उठा ले वो। कुछ नहीं करेगा, तुम बेफिक्र रहो। उसे अब ये पता चल गया है कि तुम उसके बाप हो। अब सिर्फ उसे यह बताना है कि उसकी मां का कत्ल तुमने नहीं किया। हाँ, लेकिन ये बात उसे कौन समझाएगा विजय? मैं समझाऊंगा, मैं। थैंक यू विजय, थैंक यू माय फ्रेंड। बरसों के बाद मुझे मेरा बेटा मिला है। मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया विजय, सिर्फ मेरा बेटा ही रह गया है। मेरी आत्मा तरस गई है उसके मुंह से पापा लफ्ज सुनने के लिए। मैं समझाऊंगा उसे विशाल, उसकी गलतफहमी को मैं दूर करूंगा। वापस लौट आएगा, मुझे पूरा विश्वास है विशाल, वापस लौट आएगा। थैंक यू विजय। आप यहाँ क्यों आए मैं जानता हूँ। मिस्टर विशाल से आपकी मुलाकात हो चुकी होगी। हाँ, और मुझे खुशी है कि तुम्हारे हाथों से वो जुर्म नहीं हुआ जिसकी सजा शायद ऊपर वाला भी नहीं दे पाता तुम्हें। तुमने बहुत बड़े बड़े जुर्म किए हैं करण, जिसकी सजा तुम्हें कानून दे सकता है, लेकिन अगर तुमने ये जुर्म कर लिया होता तो इसका जवाब तुम्हें ऊपर वाले को देना पड़ता। उसी के सामने तुम्हारी सुनवाई होती। देखिए मिस्टर विजय, मैं आपसे भाषण नहीं सुनना चाहता, और मैं आपसे इसलिए कुछ ज्यादा नहीं कह सकता क्योंकि मुझे मेरे घटिया बाप से मिलाने की वजह आप है। ना ही आप मुझे डीके को मारने के लिए हिंदुस्तान बुलाते, और ना ही मैं अपने बाप के बारे में कुछ जान पाता। बेहतर यही होगा कि मेरे नज़र में आपके लिए जो इज्जत है उसे रहने दें। ये मेरा और मिस्टर विशाल का मामला है, आप बीच में ना बोलें। देखो बेटा, मैं तुम्हारे पास सिर्फ इसलिए आया हूं कि मैं तुम्हारे दिल से विशाल के प्रति जो गलतफहमी है उसे दूर कर सकूं। बेटे, विशाल ने तुम्हारी मां को नहीं मारा। विशाल का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने तुम्हारी मां के कहने पर डीके का साथ छोड़ दिया। डीके विशाल को नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए गुस्से से आकर उसने तुम्हारी मां का कत्ल कर दिया। तुम्हारी मां का कातिल विशाल नहीं है करण, डीके है। डीके? हाँ, डीके समझता था कि विशाल इससे डरकर शराफत की जिंदगी छोड़कर उसके पास वापस चला आएगा, लेकिन विशाल ने ऐसा नहीं किया। उसने अपने दिल पर पत्थर रख लिया, और आज वो जो जिंदगी जी रहा है उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि वो डीके से बदला ले सके। उसने कई बार कोशिश भी की, मगर वो उसमें नाकाम रहा, क्योंकि डीके एक ऐसा पिलर है जिसे आसानी से उखाड़ा नहीं जा सकता। बेटा, ये आप लोगों के लिए होगा, मेरे लिए नहीं। मैं डीके को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। देखो बेटा, कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना जिसे तुम्हें बाद में पछताना पड़े। डीके को मैं बरसों से जानता हूं। एक पुलिस ऑफिसर रहकर मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका, तुम क्या कर सकोगे? मैं क्या कर सकता हूं वो वक्त ही बताएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी करो सोच समझ कर करो, और अपने दिल से अपने बाप के प्रति ये गलतफहमी हटा दो। तुम्हारा बाप कातिल नहीं है,
वो बरसों से तुम्हें अपना बेटा कहने के लिए तड़प रहा है। बरसों से वो तुम्हारे मुंह से पापा सुनने के लिए तड़प रहा है। एक बार तुम जाकर उसे। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। आज भी अपने बाप के करने का फल मैं भोग रहा हूं। मैं गलत इंसान बन चुका हूं। जिस उम्र में बच्चों के हाथों में पेपर और पेंसिल थमाई जाती है, मेरे हाथों में रिवॉल्वर थमाई गई, और तब से मैं लोगों की जिंदगी का फैसला करने लग गया। इस सब का जिम्मेदार विशाल है, सिर्फ विशाल। और आप कहते हैं मैं उसे माफ कर दूं? कभी नहीं। मेहरबानी करके आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए, प्लीज प्लीज। करण बेटा, तुम? खबरदार जो मुझे बेटा कहा। इस बैग में वो रुपए जो तुमने मुझे डीके को मारने के लिए दिए थे। तो तुमने डीके को मारने का ख्याल अपने दिल से निकाल दिया है? नहीं, बल्कि वो इरादा और मजबूत हो गया है। क्योंकि पहले डीके को मारने का इरादा एक किलर का था, लेकिन अब एक बेटे का है जो अपने माँ की मौत का बदला लेना चाहता है। और अपने माँ के कातिल को मारने के लिए मैं पैसे लूँ तो मेरी जिंदगी पर लालत है। तू ऐसा क्यों सोच रहा है करण? ऐसा क्यों सोच रहा है तू? अगर उसे मारना होता तो क्या मैं उसे नहीं मार सकता था? लेकिन मैं जुर्म की दुनिया छोड़ चुका हूं। डीके को मारेंगे उसके हालात, उसका बुरा वक्त मारेगा उसे। मैं नहीं चाहता कि डीके की मौत का इल्जाम हमारे सर पर आ जाए करण। ये बुज़दिलों का काम है और मैं बुज़दिल नहीं। अब डीके को मारना ही मेरा मकसद है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई भी जुर्म तेरे हाथ से हो। मैं नहीं चाहता कि तेरे ऊपर कोई जुर्म का इल्जाम लगे करण। आप मुझे अपनी तरह समझते हैं? उस माँ जिसने मुझे अपने कोख में 9 महीने रखा, जिसके पैरों में स्वर्ग होता है, उस माँ के कातिल को मैं माफ कर दूं? अभी नहीं, बल्कि उसे मारते अगर मैं अपनी जान भी खो दूं ना, तो ये मेरे लिए एक मामूली बात होगी। देखो बेटा, मत कहो मुझे बेटा, घिन आती है मुझे उस शब्द से। न तुम मेरे बाप हो, न मैं तुम्हारा बेटा हूं। हम दोनों एक दूसरे के लिए उसी दिन मर गए थे जिस दिन मेरी माँ मर गई थी। और जब हम एक दूसरे के लिए मर ही चुके हैं तो इस खोखले रिश्ते को जिंदा रखने का कोई मतलब नहीं है।